पढ़ाते हैं, लास्ट बैच है। 2 दिन आजकल टाइम कहाँ मिल रहा है, अब तो नोट्स वोट्स बनाने में सब अपडेट करने में लगे हैं। लेकिन आप लोग भी वैसा ही रूटीन बनाइए, आसान रूटीन बनाना चाहिए, है नु। 7 दिन 24 घंटा वाला रूटीन ना सक्सेस होला, है नु। ना पढ़े वाला के पहल का निशानी है। इजी रूटीन, 5 दिन नया चीज पढ़िए, छठा दिन 5 दिन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं होगा, है ना। और संडे को फुल मस्ती कीजिए, जितना कर सकते हैं। मैंने मुर्गा ले आओ, दोस्त के बुलाओ, बैठ खा पियो, सिनेमा देखो, एक ठो किताब नहीं के छुए के। संडे को खूब मस्ती कर लीजिए और फिर सोमवार से लग जाइए। अब बीच में कहीं मन कोई लगता, मन को कहिए मन एतवार के एगो दिन बन तो मन मान जाई, तो हाँ एतवार के सही में खियावेला पार्टी, मन मान जो। एंग ना करिएगा तो रोजे पार्टी करिएगा, एक दिन नहीं कीजिएगा तो रोज करता है, क्योंकि उसको फिक्स नहीं है, उसको पते नहीं है कहीं जाना है संडे को, किसी मिलना है संडे को, कौन से बतियाए के बाद संडे को, सब संडे पर टाला जाइए। और सैटरडे तक शाम तक आराम से 9-10 बजे तक पढ़िए, सो जाइए, जो बजे मन करे पहले उठिए, उस एक दिन बस, और उठिए, बिछावन उछावन साफ उफ कर लीजिए, खूब फेवरेट भोजन लाइए, आराम से बनाइए, किताब उताब झाड़िए, खाइए, 2 घंटा सुतिए, सिनेमा देखना हो सिनेमा देखिए, है उन्हों गए बाजार में 2 बड़का बड़का रसगुल्ला खा लिए, है उन्हों से आइए, कुछ और लेते आइए, रूम पर बनाइए, खाइए पीजिए, खूब मस्ती कर लीजिए कि 5 दिन 6 दिन हमारा फिर मन ना करे, लागे कि हाँ आदमी क्या होता है रिफ्रेश हो गया। और फिर 5 दिन जम के कोचिंग दौड़िए, जिस दिन का काम उस दिन कंप्लीट करते चलिए, और शनिवार के दिन पूरा रिवीजन कर लीजिए, 5 दिन जो पढ़े, कोई नया चीज मत पढ़िए। अभी बता रहे हैं वैसा काम आप करके देखिए, आपको आनंद भी आएगा पढ़ने में, हरासमेंट भी नहीं बुझाएगा, और बहुत लंबा पढ़ना। अभी तो आप लोग इंटर में है, तो 2 साल बने, मान ला 1 साल एनए, 3 साल ग्रेजुएशन, 4 साल तो अभी ये होगा, ओकरा अलावा 2 साल और जोड़ो, कम से कम 6 साल आप लोग को मिनिमम, खूब अच्छा स्टूडेंट है तब 6 साल आपको समय अभी पढ़ाई पे देना है। और आप ऐसा रूटीन बना लीजिए थकाऊ वाला, तो सक्सेस नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए रूटीन को ऐसा बनाइए जिसको हमको लाइफ टाइम पढ़ाना है। मान लीजिए जब तक सांस है तब तक शरीर साथ दे रहा है, तो हमने भी ऐसा रूटीन बनाया। नहीं दिक्कत होता है, कोई काम आता है संडे को, कोई बात होता है संडे को, आएंगे तो रोज हमरा के लोग बुलावेला, कहले भाई सैटरडे संडे के बोले बताए ना, तो ना है, तो वो लोग समझ जलावे के मन हो, बुलावे के मन बा तो सैटरडे संडे के बुलाओ, हाँ इस तरीका से। आना तो ऐसे क्या होगा, रोज रोज मन करेगा यहाँ जाए, हो बात, हई काम, हो काम के कमी, कोई कमी नहीं। चलिए शुरू किया जाए। अगले सप्ताह से आप लोग को 3 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी, ठीक है। और थोड़ा फिल इन द नोट्स है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किए, तो सोच रहे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और ऑब्जेक्टिव का भी पता चलेगा। जितना फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो ये नोट्स 2 in 1 है। आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखना चाहें तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, और सब्जेक्टिव में देखना चाहे तो सब्जेक्टिव में देखिए, है ना। चलिए, तो कल कौन स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट? हाँ ठीक, अभिलेख के बारे में हम आपको बता रहे थे कि अभिलेख पूछे कोई भी, चाहे कोई भी स्रोत पूछे तो सीधे कहिए फलाना प्रकार का स्रोत है, यानी अभी पूरा तात्विक होगा, नहीं तो क्या होगा साहित्यिक होगा। तो सीधे बोल दीजिए यह फलाना प्रकार का अभिलेख है। अगर याद है उसके बारे में तो अच्छा से लिखे, नहीं याद है तो इससे उस समय के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। हो गया, 2-4 लाइन इसे बना के लिख दीजिएगा। अगर याद हो तो लिखिए अभिलेख का मतलब खुदा हुआ होता है, और यह खुदा हुआ किस चीज पर, पत्थर पर, ताम्र प्रसारण पर, है ना, ये सब चीज पर। हाँ, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ के मिले हैं? हमारे एशिया में। जगह का नाम क्या था? हाँ ठीक है, बोगजकोई। बैठिए, कब के हैं? 1400 BC के हैं, ठीक है ना। उस पर कौन कौन देवता का फोटो नाम लिखा है? बोगजकोई से जो अभिलेख मिला है उस पर कौन देवता का नाम लिखल है? कलाए थे। हाँ, ना पढ़े वाला अपने भाग जाला, आवेला बहुत, ना पढ़े वाला अपने भाग जाए, बुझी कि ना यहाँ नाटी के यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ पढ़ाई है। अब पढ़ाई के क्रम में मस्ती आएगा, वो हम आपको हल्का बनाएगा। टाइम से आवल, टाइम से तो रोज लेट करता रहो। 4 गो देवता है, कौन कौन? बैठा, एगो होगा, दूसर का इंद्र, बैठो, तीसर का वरुण,
वरुण बोल दिए, वरुण, इंद्र आप बोल दिए, एगो एक्स्ट्रा एगो और तीसरा बोलिए ना आप। देखो तारा नोट्स में भरे क्या ना देख लो, रिवीजन कर क्या हुआ, रोज के काम रोज करो। पहले बताए तुम रोज का काम रोज नहीं करिएगा तो पिछड़ जाइएगा, देखो बता रहे हैं, अब भारी हो जाएगा, बाद में पोथी पोथी बन जाएगी और ना सक्सेसफुल आदमी। कितना देर लागत हुई, ईमानदारी से क्रिया खा के कह लोग आधा घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा, आधा घंटा भी अगर तू ना दे पाओ तरह तो मूर्खता नुबा। तू आधा घंटा रोज पढ़ो, आ तोरा बिहार टॉपर ना बना दें तो कहिए, जोड़ इतना मजबूत आधे घंटा से, बस तू आधा घंटा रोज पढ़, शनिचर के 2 घंटा पढ़िए, 5 दिन के रिवीजन करेला बस, अब बाकी दिन आधा घंटा हमारे काम करिए लोग, उतने में काम चलिए, पर डे आधा घंटा, शनिचर के 2 घंटा, और उतना ही से देखिएगा आप टॉपर बन के रहिएगा, हमेशा हर चीज सुनाइएगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कितना ईस्वी पुराना है, 1400 BC पुराना है ना। इस पे कितने देवता का नाम है, कौन कौन, इंद्र, विष्णु, वरुण। भारत में जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है वो अशोक का मिला, वो कितना पुराना है लगभग। अब अशोक के बारे में हम लोग का सिलेबस में विस्तार से पढ़ेंगे, सारे अभिलेख के बारे में बताएंगे। अब अशोक के बाद के कुछ प्राचीन भारतीय शासक थे, उन्होंने भी अभिलेख जारी किया, वो अभिलेख से आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, पहले क्लियर कर रहे हैं। अशोक के अभिलेख से सब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन इसके बाद जो अभिलेख हम बताने जा रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता ही रहता है, ये कम से कम जरूर पूछता है, ठीक है। तो हम डाटा दे दिए, नोट्स निकालिए। अशोक के बाद के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो इसमें पहला नाम आपको क्या मिल रहा है, कलिंग राज खारवेल का, कौन, कलिंग राज खारवेल का डॉट डॉट डॉट, है ना। उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा, भरिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा एकदम याद कर लिया लोगों, पूछिए ऑब्जेक्टिव में VVI बा, कलिंग राज खारवेल, हम सब समझा रहे हैं, पहले लिखिए। पहले को भरिए, भर लिए, एगो भरिए बस, दूसरा का मत भरिए। अब सुनिए, पहले समझिए, यहां जो शब्द मिलेगा वो या तो वंश का नाम होगा या क्षेत्र का नाम होगा, कौना क्षेत्र के राजा था या कौना वंश का राजा था, और ये जो है वो राजा का नाम है, ये जो है क्या है, राजा का नाम है, और ये जो है उसके अभिलेख का नाम है, ये क्या है, अभिलेख का नाम है। सवाल इसमें, एक सवाल में 3 गो क्वेश्चन छुपा हुआ है, 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला, राजा खारवेल कौना जगह का था, कहां का राजा था, कलिंग का था, यह सवाल भी पूछ सकता है, खारवेल कहां का राजा था, कलिंग का। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है, खारवेल के अभिलेख का नाम क्या है, सवाल देख रहे हैं, कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है एक ही लाइन से। तो इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि ये खारवेल था, ये कहां का राजा था, कलिंग का, और इसी के अभिलेख का नाम है हाथी। अब यहां पर ये जो है ये वंश का नाम है, ये क्या नाम है, यानी जो शक शासक यानी शक वंश का राजा था रुद्रदामन। शक क्या है, यहाँ पे वंश का नाम है, और उसके राजा का नाम क्या है, और उसके अभिलेख का नाम है जूनागढ़, भरिया, जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन का कौन अभिलेख है, जूनागढ़। अब समझ में आ गया। चलिए तीसरा, जूनागढ़। तीसरा है सातवाहन नरेश पुलुमावी। यहां सातवाहन शब्द क्या बता रहा है, वंश का नाम, वेरी गुड, क्या बता रहा है, यानी पुलुमावी किस वंश का राजा था, सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछता है। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको दिमाग में रखना है, सवाल केनहू से केनहू पूछ सकता है, ठीक है। तो सातवाहन नरेश पुलुमावी का जो अभिलेख है उसका नाम है नासिक गुहा लेख, नाम है नासिक गुहा लेख। क्या नाम है, नासिक गुहा, गुफा पर लिखवाया था, गुहा का मतलब गुफा होता है ना। तो नासिक गुहा लेख। हाँ, उसी तरह जो, पहले भर लीजिए,
नासिक गुहा लेख। उसी तरह जो अगला है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? अब उनके शासन काल में एक लेख जारी किया गया था, उन्होंने जारी करवाया था, उन्होंने लिखा नहीं था, उसका रचना वो नहीं किए थे, लेकिन उनके समय में हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक है। इससे दो सवाल होता है। जो समुद्रगुप्त का लेख है उसका नाम है, परीक्षा में देगा प्रयाग या इलाहाबाद शब्द देगा। प्रयाग या क्या देगा? इलाहाबाद स्तंभ, स्तंभ लेख। भर लीजिए, पहले हम समझा रहे हैं। प्रयाग इलाहाबाद, प्रयाग शब्द भी दे सकता है या फिर इलाहाबाद शब्द भी दे सकता है। ये स्तंभ है, यानी पिलर पे लिखा हुआ है, ऐसे स्तंभ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, फिर कह रहे हैं प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की? पहले सुनिए, किसके समय में हुआ? ये दो सवाल है। क्लास में सब लोग के आशीर्वाद रहेगा, क्लास में ना, सब क्लास जो है मंदिर टाइप का होता है ना, पूजा स्थल है। यहाँ सब लोग को ऑटोमेटिक, जिस तरह मंदिर मात्र में जाने से, मस्जिद मात्र में जाने से लोगों को आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाता है, तो वही है। और क्लास के बाहर देखिए, आपको लगे कि नहीं हमको सबसे आशीर्वाद लेना है, लीजिए, लेकिन क्लास में ऑटोमेटिक सबको आशीर्वाद रहता है, ध्यान दिया जाए। तो यहाँ दो सवाल क्या है कि इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? ये किए थे, इनके एक मंत्री थे, उनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरि। उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन किसके समय किया था? तो देखिए, सिपाही गंगाजल फिल्म देखे होंगे अजय देवगन वाला, तो उनमें गंगाजल देखे तो उसमें देखे अजय देवगन को पुरस्कार दे रहे एथिया के मारलक, तो कहता डीआईजी पुरस्कार दिलाई, तो कहता कि हम नहीं मारे हैं, कि मेरा एक दरोगा मारा है, उसको पुरस्कार दीजिए। तो क्या बोला डीआईजी कि सिपाही दरोगा लड़ते रहता है, पुरस्कार तो नेतृत्वकर्ता को मिलता है। तो वही बात यहाँ है, नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा कौन है? तो किसके समय रचना हुआ? अगर ऑप्शन में समुद्रगुप्त नहीं रहे तबे हरिसेन जवाब दीजिएगा, सीधा बात। आना तो खुल के पूछे कि इसकी रचना किसने की थी, तूर देलक एकदम में, तब तो हरिसेन जवाब दीजिएगा। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का एक मंत्री। ध्यान से भरिए। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग हो गल, भर ला प्रयाग वही है, कहा घ नंबर घ भर लिए होंगे। हाँ हाँ, इसकी रचना समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने, हरिसेन ने की थी। ठीक है, चलिए। उसी तरह अगला है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, यानी यहां पर पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा प्रतीत होते हैं? चालुक्य वंश के। किस वंश के? चालुक्य। अब ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है उसका नाम है एहोल। क्या नाम है? एहोल का अभिलेख। एहोल का अभिलेख भरिए, एहोल का अभिलेख। चलिए, उसी तरीका से अगला है प्रतिहार नरेश भोज, यानी भोज किस वंश के राजा हो गए? प्रतिहार वंश के, है ना। उनके अभिलेख का नाम है ग्वालियर अभिलेख। क्या नाम है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, तो इस तरह आपको हम 6 गो अशोक के अलावा दिए हैं। इस 6 गो में से कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे इतिहास पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ये नाम बार बार आएगा, है ना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब चलिए, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या सवाल, जैसे जैसे आपके इंटर में पूछा है वैसे वैसे हमने प्रस्तुत किया है, जवाब वही होगा। जैसे इससे पहले हमने एक सवाल था कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो वही बात यहां पर लिखाएगा। अभिलेख से रिलेटेड कोई सवाल आए तो पूछो अभिलेख किसे कहते हैं, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, तो आप सीधे कहिएगा अभिलेख एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत। समझ रहे ना बात को? जवाब वही देना है। इसका मतलब ये खुदा हुआ होता है, ये खुदाई जो है पत्थर तांबा इस सब पर किया जाता है ना। इसके द्वारा हमें उस समय के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और मन करे तो लिख सकता रहा लोगों, अब
विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख। अब लिखो ना, पूछ ले बहुए वही टाइप के बात। अब लिखो लोगन, कितना लिखबो लोगन, हाथ दुखा जे बिना रट्टा मर ले। क्यों बार बार चर्चा हम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में आपके फिट हो रहा है। ओकर बादो लिखे के बदल लिखा भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक। भरिए तो देखते हैं। अभिलेख एक महत्वपूर्ण डैश स्रोत होते हैं। क्या भरिएगा? पुरातात्विक। अभिलेख एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अभिलेख का मतलब पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मंदिर की दीवारों, प्रतिमाओं आदि पर उत्कीर्ण लेख से होता है। इससे लिखने वाले या लिखवाने वाले राजा के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है ना, अपना भाषा में पढ़ते नहीं। जैसे डैश का इतिहास हमें उसके अभिलेख से पता चलता है। अशोक का इतिहास उसके किससे पता चलता है? अभिलेख से। अशोक का इतिहास अभिलेख से, उसके अभिलेखों से पता। अब ध्यान दीजिए, ये अशोक सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करवाया था, सबसे पहला भी था, सबसे ज्यादा। एक्चुअली यह व्यक्ति प्रभावित था एगो राजा से, और भारत का राजा नहीं था, वो ईरान का राजा था, और उस राजा का नाम था दारा प्रथम कह सकते हैं। ये राजवा जो है खूब अभिलेख जारी करवाता था अपने ईरान में, समझे। तो जब इसका अशोक ने इसका इतिहास जाना तो सोचा हम भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो एक सवाल बन जाता है अब जीके का कि अशोक ने किस राजा से प्रभावित होकर अभिलेख जारी करवाया? दारा कहां का राजा था? ईरान का। भरिए तो ईरानी नोट ईरानी सम्राट दारा से प्रभावित होकर डैश ने अभिलेख जारी करवाया, अशोक ने। वेरी गुड। भरी दारा से प्रभावित होकर। ध्यान दिया जाए, जो अशोक के अभिलेख हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, समझे। अंग्रेज जब भारत में आया ना तो वो पढ़ा था। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिला था 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। नाम था उनका जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप को मिला था। अशोक के अभिलेख 300 ईसा पूर्व के है, लेकिन उसके बाद से हमनी भारतीय का औकात ना रहे, हमनी ना पढ़ पाई सन। वो अंग्रेज आयल, खोजबीन कोई लग, ओकरा बाद वो ओकरा के पढ़ लो। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम किसको मिला? और ये सवाल आपके इंटर में देखते बहुत बार आता है, खूब आता है ऑब्जेक्टिव में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसको मिला? भरिए। सर्वप्रथम 1837 में डैश ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित डैश के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के किसके अभिलेख को पढ़ा? अशोक के अभिलेख। चलिए अशोक भरी जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़ पाए, इसलिए कि बहुत सारा जो ब्राह्मी लिपि है ना उस पर हम लोग रिसर्च नहीं किए थे, अंग्रेज लोग इस पर रिसर्च किए थे। अशोक के अभिलेख 4 भाषा में है। सब धीरे धीरे आइए कंपटीशन में डिस्कशन करेंगे, है ना। यहाँ इतने पचाली बहुत बा, ठीक बा। अब ध्यान दिया जाए, अगला सवाल आपसे परीक्षा में देखते अक्सर पूछ रहा है, इतिहास के लेखन में सिक्कों का क्या महत्व है? बस क्वेश्चन समझ में आया। इतिहास जब लिखा जाता है तो सिक्का का क्या महत्व हो जाता है? तो सबसे पहली बात तो आप यह जानते हैं कि सिक्का किस तरह का स्रोत है, किस तरह का स्रोत है। तो एक लाइन तो हो गया, सिक्का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। और आपको हम बताए थे कि एगो सिक्का से कितना कुछ जानकारी मिल सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह सिक्का किस चीज का बना है, यानी कि प्रयोग की गई धातु। इसमें कौन धातु के प्रयोग करल गल बा, यानी वो जमाना के लोग धातु से परिचित होई। अगर उस सिक्का में सन ईस्वी लिखल हो तो पता चल जाए कि वो सन के सिक्का हो। अच्छा, ऊपर राजा के फोटो हो तो पता चल जाए कि राजा कौन रहे। अच्छा, अब ये वो राजा के फोटो से कितना कुछ पता चली। वो राजा कपड़ा कैसन पहन ले बा, हाथ में का धोइले बा, गोड़ में का पहन ले बा, सब सिक्का बता दी कि ना बता दी। टोपी पहन ले बा कि ना पहन ले बा, खड़ाऊ पहन ले बा का, है ना, कपड़ा कैसन पहन ले बा, धोती कुर्ता पहन ले बा कि जीन्स पहन ले बा। बात समझ में आवता? अच्छा, एगो बात कहते नहीं, हिंदू लोग चाहे मुसलमान लोग हमार बात के धर्म के आधार पे ना तौलिया, ना समझ में। हम गुरु बनी, हमारा ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से, हमारा मतलब अपने के जानकारी से, अपने के सही जानकारी देवल हमार उद्देश्य बा। ओकरा के धर्म से जोड़ के मत पढ़िएगा।
हम बहुत न्यूट्रल आदमी, हमको धर्म से कोई, हमारे जात से धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। आपको पढ़ाते हैं, जहां जैसा आता है वैसा भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब बाहर जाकर कहिएगा अवतार सर हेंग कहतलन अरे राम जी के बारे में, तो पिटवा दिए लोग। अवतार सर हे आला मियाँ के बारे में हेंग कहलो अरे, तो भैया 10 बड़ा यहाँ संगोरी यहाँ, तो हम कौना सेंस से कहनी वो क्या जानता, वो तो आप जान रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप जो चीज देखे नहीं है, सुने नहीं है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम एगो देता नहीं सवाल, लड़का लोग तो नहीं सुनत, तो नहीं बियाह खूब सुंदर लड़की से हुई, कितना सुंदर सोचत रहा, बताओ मन में सोचो खाली, तो मन में सोचो तो कहीं ना कहीं कल्पने में आई। या तक के बहुत लोग आयल हो, लिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कोई दूसरा ग्रह के सोचलक हो से हाथी खानी होई, ऐसे नानू कल्पना में आयल हो। तो हमनी के जे देखले बानी वही में सोची ले सन। लोग कहला कल्पना शक्ति अनंत, अनंत कुछो ना हो, अनंत कुछो ना होला। हम लोग जो जानते हैं, देखे हैं, समझे, हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं, उससे बाहर औकात नहीं है हम लोग का सोचना। तो मान लिया गया एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग अब कपड़ा पहन रहे हैं जीन्स पैंट, धीरे धीरे अभी कुछ लोग बचा है 5 से 10% जो धोती कुर्ता पहनता, लेकिन वो 5-10% हमारा बुझाता 20-25-50 साल में खत्म होके वाला बा। तो सब लोग चला कौन सी पर, जीन्स शर्ट पर, जीन्स टी शर्ट पर। तो अभी बताइए कि आज से 50 साल बाद, यानी हमनी के पोता पोती है ना, चाहे ओकरो पोता पोती मान लो, ओकरा के कहल जाए कि हम एगो जमाना रहे कि लोग धोती पहने, तो हंसी की ना हंसी, ए धोती के पहनत हो रे, वो तो उधियाइए जात हो, तो कैसन की ना कैसन। अब सुनिए, भगवान जी को एक के छप्पन लेते हुए कभी देखे हैं? कभी नहीं देखे होइएगा। कची देखते हैं? तीर धनुष, गद्दा, पहले के हुए हथियारे रहे। यही से लोग के कल्पना कहां गल भगवान पर, तो तीर धनुष, धोती। कोई भगवान को जींस पैंट में देखे हैं? कहां से देखिए, उस जमाना के लोग को पतो नहीं था जींस का होला, बाकी ना बा। तो वो जमाना के लोग जब ईश्वर के मानव रूप देलक नु, तो मनुष्य के मनुष्य जैसा रूप दे देलक। तो लोग जे सर्वश्रेष्ठ रहे, ऋषि मुनि रहे, ऋषि मुनि जो कपड़ा पहने वैसने कपड़ा भगवान के पहना देलक, यानी धोती कुर्ता पहना दिया, हथियार हाथ में दिया, तीर धनुष दिया कि नहीं दिया, गद्दा दे दिया। लेकिन किसी को आप पॉइंट शर्ट पहने हुए कोई भगवान को बताइए, वो आजकल के भगवान पहना था लोग, बाबा रामदास, कौन कौन बड़ा लोग है ना। तो यही इतिहास सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी अपने संस्कृति से समझौता नहीं कीजिए, वरना आने वाला पीढ़ी भूल जाएगा कि आज हम लोग के दादा परदादा धोती, बाबू धोती पहनते हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग का जो बाल बच्चा होगा या उस सब का जो बाल बच्चा होगा, उस सबको कहा जाएगा तू धोती पहन, तो पहनेगा नहीं पहनेगा। हम लोग कैसा कपड़ा पहन रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। इससे भारत का प्रचार नहीं हो रहा है, भारत का विनाश हो रहा है और पश्चिमी देशों का प्रचार हो रहा है। ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं। अब धीरे धीरे आइएगा कंपटीशन में और भी गहराई तक आपको ले जाएंगे हम, है ना। अब कहे के ना चाहिए, कहे मातुनी के बात मनिया लोगन। बियाह होला, बियाह में लड़का के धोती पहनावल जाला कि ना, कितना लड़का व्हाट इज धोती, मार पड़ा तोर बाप दादा पहले रहे हुए कपड़ा हो है, कितना वही ठेल पहन लेवे के, पूजा पाठ होके पहने के, ऐसे हमनी के संस्कृति बचल रही कम से कम, है ना। अब देखिएगा हमनी घर में बियाह हुई, लड़का आई तो धोती पहन लिया, धोती व्हाट इज धोती, वो जो बात है तो चुपचाप पहन लेना चाहिए। आप लोग पहन लीजिएगा, कहीं नहीं लाइए, ये हमारे संस्कृति का अंग है, हमारे दादा परदादा तो यही पहन के हमको पैदा किया, तो फिर हमको कोची का लाज है? वो सब नहीं शर्म को, वो सब दिखावा हो जाता है ना। अपने संस्कृति, अपने धर्म का, है ना, अपने सभ्यता का प्रचार करना चाहिए। नहीं कीजिएगा ना तो एक दिन हम लोग का पहचाने खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगा। फिर कोई राम जी को तीर धनुष में देखेगा तो कहेगा ये आदिवासी आदमी थे, कहेगा कि नहीं कहेगा? आजकल देख रहे हैं परमाणु युग में चले गए हम लोग। राम जी के समय ये सब कुछ चीज था क्या? रामायण महाभारत में ऐसी कल्पना भी किया गया? नहीं किया गया है। उस समय तीर धनुष सब कुछ था। तो इसीलिए मनुष्य का जो सोच होता है वो इतिहास तय करता है। तो वही बताए हैं
ये वो राजा के कपड़ा से, राजा के हाथ में, अब केहू व्यक्ति बा वो हाथ में एक छप्पन लेके फोटो खिंचवावे, तो एक मतलब है कि वह बहुत अच्छा आदमी है, संगीत प्रेमी है, वो युद्ध प्रेमी है। इससे क्या पता चलेगा? युद्ध प्रेमी पता चलेगा। कोई बीना बजा रहा है, गिटार बजा रहा है शाहरुख खान खनी, तो कैसा व्यक्ति है? पता चला कि नहीं चला? तो ये सिक्कों के वजह से हम लोग जान गए कि नहीं जान गए? तो एक सिक्का कितना कुछ बता दिया, तो कैसे नहीं महत्व है इसका? तो जब भी सवाल इस टाइप से आया तो एकदम खुल के लिखी, जो समझाए याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, छोड़िए ये अगले साल तक, जिंदगी भर याद रहेगा। सिक्का का क्या महत्व लिखा? सिक्का का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। इसमें प्रयोग किए गए धातु से उस जमाने में लोग को पता चलता है, धातु का प्रयोग जानते थे, है ना, उस पर अंकित तिथि, राजा, ओजा, इस सब से इस तरह की बातों की जानकारी हमें मिलती है। धरिए भरिए। तो सिक्का एक महत्वपूर्ण डैश स्रोत होते हैं, पुरातात्विक। कैसे स्रोत होते हैं? पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इन सिक्कों के कर दीजिए, इन सिक्कों के अध्ययन, गलत लिखा है, यजन होता है, दुगो यह होता है। इन सिक्कों के अध्ययन से हमें उस समय के शासकों, उस समय के राजा, तो शासक लिखिए, उस समय के शासकों, उनके कालक्रम, माने कौना तिथि के रहलन, कौना जमाना के, उनका आर्थिक स्थिति, मुख्यतः वाणिज्य व्यापार। अच्छा हाँ, मेन चीज बताना छूट गया। सिक्का, मान लीजिए आपके घर में रूम में अगर नेपाली रुपया मिल गया तो कोई क्या समझेगा? यही नहीं समझेगा या तो ये नेपाल गया होगा, ना तो एक रिलेशन नेपाल में हुई, जातावत हुई। मान लिया हमारे रूम में आप देखिए डॉलर मिला, तो उसका सर आपके पास डॉलर कहां से आया है? जरूर आपका हितारो है वहां से, आपका दोस्त होगा, चाहे आप गए होंगे, है ना। तो मान लिया भारत में सिक्का मिला ईरान का, यूनान का, इराक का, उन्हें करी के, तो ऐसे का पता चली कि वहां से हमनी के व्यापारिक संबंध रहे, हमनी के सामान बेचे जाई सन। क्यों अभी नेपाल में बहुत लोग बहन के बियाह भइल, तो जाए थे लोग, तो पन लगौनी सासू दे देवत नेपाली रुपया, तो नेपालिया रुपया ले आइले सन, लोग के दिखाई ले सन। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बात तब नू, वो ठीक है, वो हम लोग का जो सामाजिक रिश्ता हो गया, एक व्यापारिक रिश्ता भी होता है कि नहीं है? तो इस सिक्का अगर मान लिया विदेश के सिक्का हम लोग के देश में मिला, इसका मतलब उस जमाने के लोग उस देश के साथ व्यापार करते थे, यह भी पता चलता है कि नहीं चलता है? भरिए। तो उनके कालक्रम, आर्थिक स्थिति, मुख्यतः वाणिज्य व्यापार, धर्म, व्यक्तिगत गुण आदि का पता चलता है। व्यक्तिगत गुण का मतलब हमारा हॉबी, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे क्या दिखाया गया है? बीना बजाते, ये उसका व्यक्तिगत गुण था, है ना। भरिए। जैसे डैश के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए, किसके सिक्कों पर? मोस्ट वीवीआई, अनगिनत बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है ये सवाल ऑब्जेक्टिव में। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उसकी रुचि डैश में थी, गीत संगीत में। उसकी रुचि किसमें थी? गीत संगीत। भरिए। उसकी रुचि गीत संगीत में थी। ठीक है। इसी सवालवा को घुमा देगा कि सिक्का अथवा मुद्रा के अध्ययन से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, मान लिया गया, तो बात वहीं छाप दीजिएगा अगर नहीं याद है। हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माने सिक्का के जौन वैज्ञानिक लोग अध्ययन करेला, वो किस विषय में करेला? मुद्रा शास्त्र में। किसमें करता है? मुद्रा शास्त्र में करता है। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सिक्का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है ना। सिक्कों से हमें उस जमाने के राजा के बारे में, है ना, उनके कालक्रम, तिथि, उसके आर्थिक, सामाजिक, सब के बारे में फिर से व्याख्या करें। भर लीजिए। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पेज नंबर 5। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें डैश के शासकों भरिए, शासकों, सिक्कों के अध्ययन से हमें उस समय के करिए, सॉरी, शासकों के पहले को शब्द जोड़ दीजिए, छूट गया है। उस समय के ऐसे जोड़ लीजिए, थोड़ा सा है जगह है। उस समय के शासकों, कॉमा दीजिए, उस समय के लिखिए, शासकों, कॉमा हो गया बस। उसके बाद लिखा हुआ है उनके कालक्रम, आर्थिक स्थिति, खासकर वाणिज्य, व्यापार, धर्म, व्यक्तिगत गुण, वही बोले नहीं, रिपीट कर दीजिए। ठीक है। संकेत में ये सिक्के तांबा, चांदी, सोना, शीशा, ये सब के बनते थे। साथ ही पकाई माटी के भी सिक्का मिले। ठीक है।
मोस्ट वीवीआई। ध्यान दीजिए, प्राचीन जो सिक्के होते हैं ना उसको आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? भरिए, प्राचीन सिक्के को आहत, आहत शब्द भरिए। प्राचीन सिक्के को क्या कहते हैं? आहत, या अगर ऑप्शन में आहत नहीं दे तो पंच मार्क। क्या बोलते हैं? पंच मार्क। क्यों? क्योंकि ठप्पा मार के बनाया जाता था। ये सिक्के ठप्पा मार के बनाए जाते थे, इसलिए इसको क्या कहते थे? पंच मार्क। भरिए, प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के या पंच मार्क सिक्के कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। और ये जो सिक्के होते थे अधिकांशतः चांदी के टुकड़ा और थोड़ा बहुत तांबा का भी मिला है। आपके ऑब्जेक्टिव में देखे सवाल पूछा था कि अधिकांशतः किस चीज के होते थे, तो चांदी के। अगर दोनों रहे तो दोनों जवाब दे दीजिएगा। सवाल सुनिए ध्यान से। आहत सिक्के, ये ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं, हर दूसरा साल सवाल पूछ रहा है, आहत सिक्के किस चीज के बनते थे? तो अधिकांशतः चांदी के। तो आपका पहला चॉइस अगर चुनना हो तो चांदी चुनिएगा, ये को चुनना हो। अगर एक से ज्यादा चॉइस दे दे तो आप चांदी के साथ साथ तांबा भी चुन सकते हैं। तांबा के कम मिला है, चांदी का ज्यादा मिला है, इसलिए भर लीजिए। ये अधिकांशतः डैश के टुकड़ों के बनते थे। चांदी, क्या भरिएगा? चांदी के टुकड़ों के बनते थे, जबकि डैश के सिक्के बहुत कम मिले हैं। तांबे, तांबे, ठीक है, बहुत मिले हैं तांबा, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम मिले। कम, सॉरी, हाँ, कम, बहुत कम मिले। तांबे के सिक्के बहुत कम, जोड़ लीजिए करके कम लिख दीजिए, ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आहत सिक्के किस चीज के बनते थे? चांदी और तांबा। आहत सिक्के किस चीज के बनते थे? चांदी और तांबा। परीक्षा उपयोगी है, वीवीआई है, पहले बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। चलिए आगे, तो अब सिक्का से संबंधित कुछ नोट है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले सीसा का भी सिक्का चलता था, और सीसा का सिक्का जारी करवाया था सातवाहन राजा। सातवाहन वंश के राजा शीशे का सिक्का जारी करवाया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शीशे का सिक्का किसने जारी करवाया? सातवाहन। भरिए, तो सातवाहनों ने शीशे, शीशे भरिए, सातवाहनों ने लिखा हुआ है शीशे, तथा गुप्त शासकों ने सोने। गुप्त वंश के राजा ने किस चीज के? सोने, और जबकि सातवाहनों ने शीशा के सिक्का। हाँ, तो गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लिखल सिक्का पर लिखन, ध्यान दीजिए थोड़ा समझिए, ये सिक्का है ना, तो पहले था जनरली सिक्का रहा था फोटो वोटो कुछ के मिले, ऊपर लिखल कुछ ना रहत रहे। तो जब भारत में यूनानी अइलन सन तो ओकनी के सिखैलन सन, और ओकनी के सिक्का पर सबसे पहले लिखल चीज मिलल, ओकरा बाद हमनी के सीखनी सन तो हमनियों के लगनी सन लिखे। तो एक सवाल पूछता है, सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के किसने जारी किए? तो यूनानी ने। और इसी, रुक जाइए, इसी यूनानी को इंडो ग्रीक, हिंदी में हिंद यूनानी, एक शब्द में यूनानी याद रखिए लोगन। अगर ऑप्शन में यूनानी नहीं थे तो इंडो ग्रीक खोजिए लोगन। कौन सी खोजिए के बाद? इंडो ग्रीक या हिंद, हिंद यूनानी, है ना। ये तीनों में से कोई शब्द दे सकता है। हम पूरा गहराई से आपको बताते चल रहे हैं कि गलती से गलती नहीं कीजिए, बहुत समय है, आप आराम से पढ़िए, बस सीखने का कोशिश कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए। और आज नहीं पढ़िए, कल कंपटीशन में पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो क्यों नहीं हम आज से पढ़े, ठीक है। भरिए, तो ध्यान से थोड़ा सा। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के, हिंद यूनानी शब्द लिखिए। अब हिंद यूनानी ब्रैकेट में लिखा होगा इंडो ग्रीक, हाँ लिखा है, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी शासकों ने चलाए, हिंद यूनानी शासकों ने चलाए, हो गए। चलिए, इस तरह से हम लोग का पुरातात्विक स्रोत समाप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत शॉर्ट से शॉर्ट और लॉन्ग से लॉन्ग पूछे, आराम से आप लिख सकते हैं। अब एक एक पन्ना में लिख सकते हैं कि नहीं, बता रहे हैं कैसे। मान ले पुरातात्विक स्रोत पर अगर 200 शब्द में लिखना हो, एगो बात कहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। कैसे? पहले लिखिएगा पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, 2-3 लाइन तो वे लिखा जाए। ओकरा बाद हर स्रोतवा के 2-2 लाइन वर्णन कीजिएगा, अभिलेख का, सिक्का का कीजिएगा कि नहीं, तो आराम से 200 शब्द लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन परीक्षा में गलती मत कीजिएगा, कितनो याद रहे टाइम के हिसाब से लेखन कीजिएगा, सवाल छूट जाएगा। एगो सवाल 5 पन्ना में लिख दीजिएगा तो थोड़े 10 से 20 नंबर दे देगा, वो तो मैक्सिमम सीमा के अंदर ही ना देगा। तो इसीलिए खूब आसान सवाल लगता है तो लड़का क्या करता है, रोज के लिखता है,
आपको लगता है कि और लिख सकते हैं ना, तो 2-4 लाइन छोड़ के दूसरा आंसर शुरू कीजिएगा। और कोई लास्ट में समय मिल गया तो 2-4 लाइन में और लिख दीजिएगा। ये टेक्निक अपनाइएगा। मान लिया गया आपको लगता है कि हम और लिख सकते हैं, तो एक सीमा तक, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 7 लाइन, याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 7 से ऊपर मत जाइएगा। आपको याद आ रहा है 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, बाद में 7 लाइन लिख लीजिएगा, 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। टाइम मिलेगा लास्ट में तो लिखिएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 7 लाइन अगर आप लिख दिया ना तो आपको 100% नंबर आ जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में 3 से 5 लाइन बस, ऐसे ज्यादा मत जाइएगा, ना तो सवाल समय ना बची, हम जानते नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लाइन? 3 से 5 लाइन। लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लाइन? 5 से 7। हमारा डर ये अपना विद्यार्थी से लागल, ओकरा के ज्ञान इतना दे दें कि ससुरा लागी लिखे तो 20 लाइन लिख दी, तो 20 लाइन लिखला के जरूरत नहीं थे, ना नंबर आई, उतने नंबर आई जितना 7 लाइन लिखबो। तो लागत है कि हम लिख सकते हैं, तो तू क्या कर, 3 लाइन छोड़ दिए, बाद में देखिए लास्ट में समय बची तो लिखिए, ना तो रह जाए, कोनो बात नहीं है, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीका से आप बुद्धि अपनाइएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे पूछा हुआ सवाल पूछेंगे, साहित्यिक स्रोत कहते किसे हैं? बताओ। लिखित विवरण को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। वेरी गुड। आप थोड़ा बताइए तो, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के? हाँ, कितने प्रकार के? मोटे तौर पे 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? धार्मिक और अधार्मिक। अधार्मिक मत कहिए, धर्म गए। हाँ ठीक है, बैठिए। आप बताइए, इधर से कोना में नुका के बैठल बड़ा, खड़ा होकर नुका के बैठे तो पहले नजर पड़ी हम, सीना तान के बैठा, समझे की कोशिश करो। आना तो देखेंगे 10 गो लेकर रोज नया होता और 5 गो पे से भागता, जानते यहाँ पढ़े के पड़ी, पूछबे करे पढ़े के पढ़ा, ना पढ़े तो भाग जाए, कोनो दिक्कत नहीं। बताओ धार्मिक स्रोत कितने प्रकार के? अब तेरा क्लास तो तू रोज देखत है, आज पहले का दिन है? अच्छा आयल मैंने नहीं खिया बैठक, अपने बताइए तो धार्मिक स्रोत कितने प्रकार के, कौन कौन? ठीक बा, गैर हिंदू साहित्य। ठीक बा, अपने खड़ा की तो ना अपने बैठी। गैर हिंदू साहित्य उन्होंने कहा, इसका मतलब आप थोड़ा समझाइए हम लोग को। इन्होंने इनसे पूछे धार्मिक साहित्य कितने प्रकार का, तो इन्होंने बताया 2 प्रकार का सर। एक बोला कि सर हिंदू धर्म से संबंधित, और दूसरा बोला गैर हिंदू धर्म से संबंधित। तो गैर हिंदू धर्म से संबंधित कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ये मन में आवे ना बोले के, पढ़ के आयल बनी, सही बोली, झूठ ना बोले हमरा से। आज पढ़ी बनू, जाके पढ़ी, आधा घंटा समय अपना ला ना देबो, कम अबे तो हमरा के दे देबो, तो फिर इतना रिक्वेस्ट करते हैं पढ़ा ना, बैठ बोला तो। गैर हिंदू धर्म, गैर हिंदू साहित्य में कौन कौन आवेला? कौन कौन? बौद्ध और जैन। ठीक है, चलिए आप खड़े। धार्मिक साहित्य, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वेरी गुड, बैठ जाते तो ठीक वो बता दो, पीछे तो नहीं, आप हाँ आप ही खड़ा हुए। धर्म निरपेक्ष 3 प्रकार के बोले हैं, सही है कि पहले गलत है? सही है। कौन कौन? हाँ ठीक बा, बोला, कोनो बात नहीं, आगे पीछे हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं, घबराएगा ना। हाँ, जीवन चरित्र, विदेशियों का विवरण, वेरी गुड। हाँ, जीवनी, ठीक है ना, ठीक है, आगे पीछे वो घबराइएगा नहीं, बैठिए। मान ले परीक्षा में कहीं पहले ही जीवनी लिखा गया, क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा में जीवन चरित्र लिख दिया, तीसरा में विदेशियों का विवरण लिखिए, वो सबसे नंबर ना कटेला। ये सब बेहुदा टाइप के मास्टर पढ़ावे लगता, ये बताओ तो नहीं वही में लिखिए, छाप के आइए। अरे छाप के, कहाँ से छाप के चला? हम आदमी बनी, हमरो दिमाग बा, तनका से मिक्सअप तो हो ही जाई। पूरा अपन दिमाग से लिखिए लोगन, हम कहते हैं अपन भाषा में लिखिए लोगन, पूरा नंबर है। यूपीएससी में क्लियर लिखा रहता है, अपनी भाषा में जवाब दे, सब जगह लिखा रहता है। लेकिन यहाँ का मास्टर सब झूठ मूठ के लगल अपन बड़का बनेला, जगह लिखा बता दी वही में लिखिए, छाप के आइए। छाप कहाँ से दिया यार? हमारा दिमाग, हम अपना दिमाग लगाएंगे, यूज करेंगे। हमको गलत तथ्य नहीं लिखना है, तथ्य से छेड़छाड़ मत करिएगा। तथ्य का मतलब सन, ईस्वी, राजा के नाम, जन्म स्थान, ये सबसे छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि वो ना बदलेला। अब बाकी कहानी है वो तो आप अपना से घुमाइए, आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, तो साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार का, जैसा सारे लोगों ने बताया। मोटे तौर पे कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में इन्होंने बताया फिर 2 प्रकार का, एक हिंदू धर्म से संबंधित, एक गैर हिंदू धर्म से। अब हिंदू धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसका एग्जाम्पल है वेद, पुराण, है कि नहीं? रामायण, महाभारत, उपनिषद, है ना, ये सब है। अब सवाल आपके परीक्षा के लिए वेद से आता है।
तो सबसे पहले जानिए ये वेद जो है ये क्या है, या वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, या पूछ देगा वेद पर टिप्पणी करे। एगो वेद प्रकार का बात नहीं कर रहे हैं, वेद की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक वेद शब्द की बात कर रहे हैं। वेद किसे कहते हैं, या वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, या वेद पर टिप्पणी करें, इस तरह का सवाल आए तो आप क्या लिखिएगा। तो सबसे पहले यह जानने का कोशिश कीजिए ये जो वेद है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, वो भी लिख दीजिएगा। साहित्यिक स्रोत में किस प्रकार का है, धार्मिक ग्रंथ। और ये सब माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। यह भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ के नाम का है। इसके रचयिता शब्द गलत है। ऐसा माना जाता है कि इसका रचना कोई नहीं किया था, इसका संकलन किया गया था। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन ऋषि मुनि को भगवान डायरेक्ट पूजा करता था, लोग ऋषि मुनि आराधना किया, तपस्या किया, भगवान खुश हो गए, प्रकट हो गए, वो ज्ञान देते थे। तो उसी ज्ञानवा को संकलित करके वेद का रचना किया गया है। इसीलिए ये शब्द गलत होता है। ऐसे लिखा जाए इंटर में चलेगा, कंपटीशन में नहीं चलेगा। इसके जगह पे शब्द का प्रयोग करना चाहिए संकलन करता। क्या करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है वेद जो है ऋषि मुनि को भगवान जी सुनाए थे। समझ में आ रहा है मेरे बात, भगवान जी सुनाए थे, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। देखो बात ध्यान दीजिए, वेद कहिए तो श्रुति कहिए तो बात एक ही है। वेद को क्या कहा जाता है, श्रुति। क्यों, क्योंकि प्राचीन ऋषि मुनि को ईश्वर ने सुनाया था। कुछ लोग को विश्वास नहीं होता होगा, हो सकता है ये काल्पनिक हो, लेकिन इसमें सच्चाई का भी अंश होता है। और जो चीज आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम अभी से आपको टेक्निक बता रहे हैं। देखिए यूपीएससी पास करना है, बीपीएससी पास करना है, आपका पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए। नॉलेज तो होना ही चाहिए, पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखता है। आपको मान लिया कि कोई चीज नहीं जानकारी है, कोई जबरदस्ती पूछ रहा है, तो आप ये बोलिए कि वेद के जैसे भगवान जी ने सुनाया, यह बात गलत नहीं है, हो गया। आप थोड़े बोले यह बात सही है, आपने कहा बोला, उल्टा बोलिए, नीचे से बोलिए। जैसे आप किसी के बारे में कुछ पूछते हैं, आप मान लीजिए जानते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो बोलिए हम उसके बारे में नहीं जानते। आप ये बात बोल करके आप अपने आप को बचा रहे हैं। आप डायरेक्ट मान लीजिए कहिएगा कि यह बात सत्य है। सत्य क्या है, मनुष्य सब अभी 100% तो क्लियर ही नहीं है। तो यह बोलिए कि यह बात झूठ नहीं है। इसी चीजवा को दूसरे रूप में बोलिए कि यह, मान लीजिए कोई पूछेगा कि बताइए सत्य है कि नहीं, तो कहिए यह बात झूठ नहीं है। ये मत बोलिए कि यह बात सत्य है, क्योंकि यह बात अगर सत्य शब्द, सत्य अपने आप पे संपूर्ण होता है, कहीं में दाग धब्बा नहीं होता है। लेकिन आप अगर यह बोल दिए, उल्टा घुमा के बोल दिए यह बात झूठ, तो आप कहना क्या चाहते हैं वो तो समय तय करेगा। अधूरा सत्य है, पूरा सत्य है, तनका सत्य है, सब में बच गए कि नहीं बच गए। इस तरह के टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करना सीखिए। अब ध्यान दिया जाए, ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि लोग तपस्या करता था। ऋषि मुनि ही का है, कोई इंसान, साधारण इंसान भगवान को खुश कर देता था, भगवान आसानी से प्रकट हो जाते थे। आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस के बाहर का बात ऐसे ही बता रहे हैं। ये सब बात भी जानना जरूरी है, ताकि कहानी बनता है तो कॉन्सेप्ट बनता है। तो पहले के लोग भगवान को पूजा किया, भगवान खुश हो गए, चल आते थे पूजा, बोल बउआ का चाहिए, तो बउआ कहता था भगवान जी हमरा के हई दो, हौ दो, हौ दो। वो अपने लिए मांगता था, कभी दूसरे के विनाश के लिए नहीं मांगता था। आज अगर आप सोचिए कि भगवान जी आप पूजा किया, भगवान प्रकट हो गए, तो आप क्या मांगेगा। भगवान जी तो हम पटनरवा बड़ा उड़ता, ओकरा के मुआ दो, ओकरा के एक्सीडेंट करवा दो। अच्छा, कहीं वो पूजा करके भगवान के खुश के लगता, का कही भगवान जी तो हम पटनरवा बड़ा कूदता, ओकरा के एक्सीडेंट करवा दो। मैंने अपने चाहते नहीं वो मर जाओ, वो चाहता अपने मर जाओ। ये भइल। एक समय ऐसा आया कि मनुष्य भगवान को खुश करके प्रकट करने लगा, और भगवान से मांगने लगा कि भगवान जी हाँ ओकरे के खत्म करो, भगवान जी ओकर धन बिलवा दो, भगवान जी ओकर मेहरारू भगा दो, भगवान जी ओकर बेटिए के हटा दो। भगवान जी बुझ गइलन कि रे दादा एकनी के अब दिमाग पगला गल बा, अब हम गोइनी तो काम गड़बड़ाई। यही से आज भगवान आसानी से प्रकट ना होला।
इसीलिए भगवान आज नहीं प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रकट हो गए तो हम लोग क्या मांगेंगे? भगवान जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी बना दो। आज काहेला ताकि तरा इमाम मचेबो, दूसरा के मुंह भगवान जी सारा संपत्तियां हमरे के दे दो, अब बाकी लोग का झंझुना बजाई। मन मांगल का जाला इन मांगम सर, ये थोड़े मांगम सर प्रभु हाँ कुछ ज्ञान दीजिए। कौन मांगेगा भाई? कोई नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। यही सेंस चेंज हो गया तो भगवान प्रकट होना छोड़ दिए। तो ज्ञान मांगते थे, बुद्धि मांगते थे, समझ मांगते थे, जीवन का रहस्य पूछते थे, है ना? और वही सत्य है। और हम लोग भी आज कितनों कमाला लेके जाइबा कहाँ से आल बड़ा, कहाँ जाएगा पता बा? ये ना जानने का कोशिश की, ये तो बाकी सब तमाशा हो रहा है। आप मोबाइल के लिए एक बात कह रहे हैं, कितना बेचैन रहते हैं जब किन्ना रहता है, मन में समा जाला भाई वीवो के हाउस से टाइल बारे कितना दाम बा? तो 20,000 कितना हो पार्टी 15,000 जुगाड़ कर 5,000 कम होता, कौन उपाय कर ना। सब पगला बानी, फोन लगाओ तेने पार्टनर बारे देना दे 2 दिन ला देना हम दे। खोजत 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 कहीं से जाके 20,000 रुपया पुगोई सन। खूब ध्यान से सुनिएगा। अब 20,000 रुपया पुगोई सन, मोबाइल दुकान में मोबाइल किन्नी सन, ओकरा पर कौन चीज हो लेमिनेशन करवाई सन, पीछे से कवर लगवाई सन, अब प्यार से पॉकेट में धरी सन, कहीं स्क्रेच ना लागे। सुनिएगा कितना प्रिय चीज है वो आपका, स्क्रेच नहीं लगे। और उसको लाएंगे रात में सोने से पहले प्यार से बंद करके कहीं गिर ना जाए और ऊंचा जगह पर रखेंगे। पहल का दिन, दूसर का दिन पॉकेट में केहूं रख लेंगे, कहीं भी रखा जाएगा। तीसर का दिन लतगोरिया है कि केने पता नहीं चलेगा। जिस चीज के लिए आप इतने परेशान थे वो चीज का इज्जत 10 दिन बाद क्या है आप समझ रहे हैं कि नहीं? हर चीज से मन भर जाएगा, याद रखिएगा। आप किसी चीज के लिए मत पगलाइएगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन 20 दिन 50 दिन मेहरारू से मन भर जाए मर जाए, और किसी की बात छोड़ो लोगों। मेहरारू के मर्द से मन भर जाला कि ना भर जाला। लेकिन यही चीज समझना है, यही जीवन है। और वही चीज आप हम लोग उसके पीछे भागते हैं जिससे मन भर जाए, जो कल होके हमारे काम का नहीं रहे। काम का जो चीज होता है वो होता है ज्ञान, वो होता है सत्य को जानना। और उस चीज के पीछे कोई भागता ही नहीं है, कोई भागता ही नहीं है। इसीलिए इसको कलयुग कहा जाता है। ये कलयुग है ना? तो ध्यान दिया जाए, वेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन टाइम हो गई बा बुझाता बहुत। अच्छा कोनो एक बैच नहीं केनु केहू के तो हमरो लास्टे बैच बा, आराम से कभी कभी 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हुई तो कोनो दिक्कत नहीं केनु। देख तो वेद को प्राचीन ऋषि मुनि को भगवान जी सुनाए और उसके बाद उस सब को कलेक्शन किए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पूरा नाम भुला दिए, छोड़ा, वेद व्यास याद रही। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसीलिए कभी भी रचयिता शब्द का इस्तेमाल हो तो टेक्निकली गलत है, टेक्निकली गलत है। करने सामने वाला भी कर रहा है, करने दीजिए, टोकिए मत उसको, है ना? इससे अहंकार का बोध होगा आपका। लेकिन हाँ, कोई अगर आपके मुंह से निकल जाए और कोई आपको टोक दे, अच्छा रचयिता थे, तो आप उसको नहीं बाबू रचयिता नहीं थे, संकलन करता थे। समझा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, है ना? तो संकलन करता कौन थे? वेद व्यास। क्योंकि वेद को किसी ने रचा नहीं है, ये सुना गया है। और किसने सुनाया है? ईश्वर ने। किसको सुनाया? ऋषि मुनि को। इसीलिए वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति। वेद को क्या कहा जाता है? ये 3-4 लाइन हो गया, लिख दीजिए परीक्षा में। अब बोला जाए संकल्प कलेक्शन, जैसे मान लिया गया कुछ आप हमसे ज्ञान लिए, कुछ दूसरे से लिए, कुछ तीसरे से लिए, और सबको मिला के एगो नोट्स तैयार किए आ कहिएगा हम लिखनी है। रे बुढ़ तू लिख ले जरूर है, लेकिन ये ज्ञान संकलित ना कैला 4 आदमी से मिला के। हाँ, इसीलिए संकलन करता कहा जाता है। ठीक है, भर लीजिए इतना पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, इतिहास को नहीं बोल सकते, नहीं बोले। कहां पे हैं हम लोग? हाँ, इतिहास के लेखन में वेद का क्या महत्व है? वेद की संख्या छोड़िए, अभी खाली महत्व बता देते बस। भरिए, यह भारत का डैश ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, सर्व प्राचीन। सर्व बने सबसे, सर्व बने, हाँ, जो शब्द दे उसको कोशिश कीजिए दिमाग में रखने का। सर्व प्राचीन ना याद पड़े तो सबसे प्राचीन लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिस करो, अभी समय बा 8 महीना। यह भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके संकलन करता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन डैश डैश वेद व्यास। वेद व्यास इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है। विद, वी दो में हलंत,
वी दो में हलंत, विद शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ जानना। विद का मतलब क्या होता है? जानना होता है। ऐसी मान्यता है कि वेदों के मंत्रों को परमेश्वर ने, ईश्वर ने प्राचीन ऋषि मुनियों को इनडायरेक्टली सुनाया था, इसीलिए वेद को कर दीजिए को, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। वेद की संख्या सोमवार को, तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, सोमवार के दिन हम लोग मिलेंगे, है ना, और फिर आगे धीरे धीरे आपका सिलेबस बढ़ते चला जाएगा। ठीक है।